हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का एक टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, जिसको आप जेनेटिक्स के नाम से जानते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है, नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं, अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5, अब बॉटनी का चैप्टर नंबर 3। सबसे पहला चैप्टर में क्या देखते हैं और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, फिर इसके बाद बॉटनी का आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फिर इसके बाद जूलॉजी का चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और फिर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फिर आता है हम लोगों का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम क्या है, जेनेटिक्स। अब ये समझो कि नीट में जेनेटिक्स से लगभग हर साल इस वाले चैप्टर से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हर साल आते हैं। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे तो यहां से आपको क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। ठीक है, इसमें आप 2 चैप्टर पढ़ोगे। एक चैप्टर है जेनेटिक्स का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ठीक है, या इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और दूसरा चैप्टर जो इसका है वो चैप्टर कौन सा है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर है हम लोगों का इसका प्रिंसिपल एंड प्रोसेस या हेरिडिटी एंड वेरिएशन, अब इसको देखते हैं। जेनेटिक्स डिफाइन कैसे करोगे? सबसे पहले हम लोग बताते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। एक लाइन लिखेंगे इसके लिए, क्या, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वेरिएशन माने होता है वो विभिन्नता, ठीक है, और इनहेरिटेंस माने होता है आनुवंशिकता। आज देखो कहते हो ना, जैसे कोई भी जब घर में बच्चा पैदा होता है छोटा, तो क्या कहते हैं घर वाले कि भैया जो है आंख, ये जो आंख है मम्मी पाए हैं, नाक जो है दादा पाए हैं, इनका जो है फेस कटिंग देखो नानी पर गए हैं। ये चीज आप सुनते हो ना, तो ये जो आप सुनते हो तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे एक्चुअली जेनेटिक्स की ही बात हो रही है। कैसे? देखो, कोई भी कैरेक्टर है जो जनरेशन से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस कहेंगे। ठीक है, इनहेरिटेंस में आप क्या लिखोगे, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या है? ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है इसका प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, हेरिडिटी। हेरिडिटी जानना और बेसिक चीजें हैं जो कंफ्यूज करते हैं आपको। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इनहेरिटेंस, और ये जो कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं इनके ट्रांसमिट होने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, हेरिडिटी कहेंगे। आई बात समझ में? अब दूसरा यहाँ पे लिखा है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन माने क्या होता है, विभिन्नता हिंदी में करते हैं। अब देखो, जितने भी आप घर पे भाई बहन हो, क्या सभी का चेहरा एक जैसा है? नहीं। क्या सबका बिहेव एक जैसा है? नहीं। आप में, आपके भाई या बहन में ढेरों सारे कई तरीके के डिफरेंसेस हैं, लेकिन पेरेंट उनके सेम है ना, पेरेंट उनके क्या है, सेम है। और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन। आप क्या लिखोगे वेरिएशन में? वेरिएशन में आप ये लिखोगे कि देयर आर सम डिफरेंसेस, देयर आर some differences, there are some differences of या in offspring having same parent, ठीक है, जो एक ही पेरेंट है उनके, जैसे मान लो हम 3 भाई 1 बहन है, ठीक है, हम 3 भाई 1 बहन है, तो हम लोगों के जो भी चेहरे हैं तीनों भाई 4 भाई बहन के,
उनके चेहरे एक जैसे नहीं, हाँ कुछ मैच करेगा, लेकिन पूरा का पूरा एकदम एक जैसा नहीं होगा। उनका स्किन कलर डिफरेंस हो जाएगा, उनका जो है हेयर होता है, किसी का कर्ली हो सकता है, किसी का स्ट्रेट हो सकता है, किसी का ये जो ईयर पिन्ना है, ईयर पिन्ना का लोब है, ये फ्यूज भी हो सकता है, फ्री हो सकता है। तो ढेरों सारे उसमें डिफरेंसेस दिखाई दे सकते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन ये दो टाइप का होता है, पहला होगा एक सोमैटिक वेरिएशन और दूसरा क्या हो जाएगा, जेनेटिक वेरिएशन। एक होगा जेनेटिक वेरिएशन, दूसरा क्या होगा, सोमैटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन माने अब जैसे मान लो अब ये चीज सुने हो ना कि पहलवान का बेटा पहलवान नहीं बनता, सोमैटिक वेरिएशन है, ठीक है। वो कब होगा पहलवान, जब वो अपना, जैसे मान लो 2-3 भाई बहन है जो भी है, एक उसमें कोई जिम ज्वाइन कर लिया, तो अब क्या होगा, जब जिम ज्वाइन कर लेगा तो उसका जो मसल्स का पूरा एक तरीके से ढांचा है वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा सोमैटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशन हो सकता है उनका स्किन कलर अलग अलग हो जाए, तो वो जीन्स के चलते होगा। फिलहाल इंडियन जो स्किन कलर है वो व्हीट कलर है ना, जो इंडियन स्किन कलर है वो व्हीट कलर है, डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों का मिक्सअप होता है। तो जो जीन के चलते वेरिएशन आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, जेनेटिक वेरिएशन। इतनी बात आई समझ में। अब हम लोग देखते हैं कि जेनेटिक्स के फादर कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। थोड़ा इसके जो है हम लोग डायग्राम में देखते हैं, इसको लिख लिए हो, चलो तो याद रखना ये हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। फिर इसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है वो, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स ये कौन है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डब्ल्यू बेटसन, विलियम बेटसन, डब्ल्यू बेटसन, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फिर फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, टी.एच. मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन। ये क्वेश्चन कई तरीके से आता है बाबू, सीधे सीधे नाम देता है मॉर्गन, या लिखता है टी.एच. मॉर्गन, या इनका पूरा नाम क्या होता है, थॉमस हंट मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। इनका जो एक्सपेरिमेंट था, ये जो है टी.एच. मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट है ये उस पे था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे, फ्रूट फ्लाई पे, ड्रोसोफिला पे इनका वो था। फिर इन्होंने कई टर्म डिफाइन किए, जैसे लिंकेज, सेक्स लिंकेज, ये सारी जो है जेनेटिक मैप, लिंकेज का जो लिंकेज जेनेटिक मैप था, ये सारी बातें जो है ये टर्म टी.एच. मॉर्गन ने दिया था। अगर आप मान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम आपको देना है, तो आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन इन जेनेटिक्स, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉर्गन इन जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में मॉर्गन का कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। फिर एक और आता है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, ये कौन है, गैरॉड, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक गैरॉड। अच्छा, गैरॉड जो है सबसे पहले जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जेनेटिक इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एक डिजीज होता है, उसका नाम है एल कैप्टोन्यूरिया, एल कैप्टोन्यूरिया, इसको कहते हैं AKU, या किसी का नाम है ब्लैक यूरिन डिजीज। सबसे पहले इसके बारे में बताने वाले, इसकी खोज करने वाले कौन थे, गैरॉड थे, ठीक है। तो इनका भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है ह्यूमन जेनेटिक्स में। ये सब तो हुए कुछ है कौन, फादर हुए जेनेटिक्स के, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स डब्ल्यू बेटसन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स गैरॉड, ठीक है। इनका जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो किसपे हुआ था, ड्रोसोफिला पे, मेन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई होते हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पूरा नाम। तो ये तो हुआ हम लोगों का इतना। अब इसके बाद आप देखते हैं थोड़ा मेंडल के बारे में, ठीक है, थोड़ा अब हम लोग मेंडल के बारे में देखते हैं। जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल के बारे में आओ देखो। मेंडल का जो जन्म हुआ था, मेंडल का जो जन्म हुआ था वो 22 जुलाई 1822 को हुआ था। कहाँ? ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में कहाँ? ब्रून। अब ब्रून में कहाँ? सिलिसिया, सिलिसिया। ऑस्ट्रिया क्या था? ऑस्ट्रिया थी बाबू कंट्री, है ना। और ब्रून क्या था? ब्रून था सिटी, और सिलिसिया क्या था? विलेज, ठीक है। एक कहते हैं कि इनका एक जगह तो माली परिवार में हुआ था, जो गार्डनर होते हैं, माली परिवार, वहां पर हुआ था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया देश के ब्रून सिटी के सिलिसिया गांव में हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद हुआ क्या, ये चर्च में फादर हुए। फिर इसके बाद थोड़ा फर्दर स्टडीज के लिए चले गए बाहर, ठीक है। बाहर गए तो वहां पे इन्होंने स्टैटिक्स मैथ का एक कॉन्सेप्ट होता है, स्टैटिस्टिक्स, और फिर उसके बाद नेचुरल साइंस, इन दोनों में अपना इन्होंने एजुकेशन किया, नेचुरल साइंस और स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि एज फिजिक्स टीचर वर्क करने लगे। फिजिक्स टीचर कितने साल? 12 साल। सोचो 12 साल इन्होंने क्या किया, वर्क किया एज फिजिक्स टीचर। अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर वहां से टीचिंग उचिंग करने के बाद फिर आ गए अपने एरिया में, और वहीं पे फिर ऑस्ट्रिया में भी क्या किया, फिर अपना एक चर्च के फिर से फादर हो गए, चर्च के फादर हो गए। चर्च के फादर होने के बाद अपना इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। फिलहाल इन्होंने कई प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट किया, जैसे हॉकवीड पे, लेकिन सबसे ज्यादा जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया वो किस पे किया? पी प्लांट पे, और वो भी गार्डन पी प्लांट पे। पहले तो सारा एक्सपेरिमेंट अपना किया अलग अलग प्लांट्स पे, फिर उसके बाद क्या किया, अपना फोकस इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट पे लगा दिया। तो ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि असर्शन रीजन टाइप में क्वेश्चन बनता है, या स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन बनता है कि क्या मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ पी प्लांट पे किया था? नहीं, इसके अलावा भी और कई सारे प्लांट थे, लेकिन जो है इनका जो मेन फोकस हुआ वो किस पे था? पी प्लांट पे। अब वो जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया शुरू, वो कब से कब तक किया? पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट इन्होंने शुरू किया 1856 से 1863। और कितने साल? 7 साल, कम नहीं होता है। 7 साल पूरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने मेंडल ने किया पी प्लांट पे 1856 से 1863 तक। फिर इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने पब्लिश किया, ठीक है। कब पब्लिश किया? 1865 में। ये जो है अपने कॉन्सेप्ट को पब्लिश कर दिए 1865 में। आप कोई अगर प्रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो वहां पे हो सकता है दिया होगा 1866 दिया गया होगा, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग मतलब जो एग्जाम का आंसर होता है वो क्या होता है आपका 1865 मानता है आंसर, ठीक है। स्टेट्स लेवल की जो बुक्स हैं वहां पे 1866 लिखा हुआ है। एक्चुअली था ये ना, देखो उसका भी रीजन हम आपको बताइए दे रहे हैं। था ये कि जो ये मेंडल ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, मेंडल ने अपना कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक मैगजीन छपी थी। अब वो मैगजीन एनुअल थी, प्रोसीडिंग एनुअल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून करके थी मैगजीन कुछ। अब वो जो है छपती कब थी? जनवरी में छपती थी वो मैगजीन। तो हुआ ये जनवरी के 1865 वाली जो मैगजीन थी वो मार्केट में जा चुकी थी, ठीक है, यानी कि इसका सर्कुलेशन मार्केट में पूरा हो चुका था। और इन्होंने क्या किया, मेंडल ने जो इनका कॉन्सेप्ट था इन्होंने मैगजीन में दिया 12 फरवरी
और 8 मार्च, 12 फरवरी और 8 मार्च। तो थोड़ा देख लेना, ये 8 फरवरी है, 12 मार्च, इसमें थोड़ा है कंफ्यूजन, इसको देख लेना, है ना। तो 12 फरवरी और 8 मार्च, इसको इन्होंने क्या किया, इस डेट को अपना एक्सपेरिमेंट दिया पब्लिश होने के लिए उस सोसाइटी में या उस पब्लिकेशन को दिया। ठीक है, वो वहां पे सारी चीजें होके रखा गई, लिख के उसको पूरा टाइपिंग वगैरह सारी चीज करके उसमें रख दिए। लेकिन इस चीज का इनका सर्कुलेशन कब हुआ, सर्कुलेशन हुआ 1866 में, 1866 वाले जनवरी में हुआ। और उन्होंने जो पब्लिश किया वो सारा चीज इनका कॉन्सेप्ट लिखाया था, पब्लिश कब हुआ 1865 में। तो इसलिए माना जाता है कि 1865 में पब्लिकेशन हुआ, लेकिन जो कुछ बुक्स लिखती हैं 1866, उसका ये रीजन है, प्रॉपर रीजन है। ठीक है, आगे होगी बात समझ में। लेकिन हाँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप जानते रहो, ये आप जानते रहो कि वो 1866 क्यों लिखा जाता है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन हाँ जानते रहो। लेकिन हाँ, अगर आपको एग्जाम में इसका आंसर करना है तब आप क्या करोगे, 1865 करोगे। ठीक है, अब इसके बाद पब्लिश तो हो गया। अब इनकी जो मेंडल की डेथ हुई, वो डेथ कब हो गई इनकी, 1884 में इनकी डेथ हुई। अब फिर इसके बाद इनकी डेथ के बाद इनके एक्सपेरिमेंट का री एक्सपेरिमेंट हुआ। क्या हुआ, री एक्सपेरिमेंट है 1900 में, उनके मरने के 16 साल बाद क्या हो रहा है, फिर से री एक्सपेरिमेंट हो रहा है। और री एक्सपेरिमेंट करने वाले 3 साइंटिस्ट हैं। कौन कौन से, कार्ल कोरेंस, कौन है बाबू, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डिविज और वॉन सेरमैक, ये 3 साइंटिस्ट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट पूरा अलग अलग किया और अलग अलग अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेंडल की बात को ही क्या कहे, सही माने उन्होंने। एक चीज ध्यान देना, मेंडल ने अपने कॉन्सेप्ट को 1865 में पब्लिश किया है ना, और री एक्सपेरिमेंट कब हो रहा है मार्केट में, फिर से कब आ रहा है ये 1900 में। तो आप देख रहे हो 35 साल तक, पूरा 35 साल तक इनकी बात पे किसी का कोई ध्यान नहीं गया। और पता है तुमको, आज भी इस 35 साल को बायो में ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है, ब्लैक डे ऑफ बायोलॉजी। 1, 2, 4, 5, 10, 12 दिन का नहीं, पूरा का पूरा कितने साल का, 35 साल का। सोचो, ये लोग जब अपना काम कर रहे थे, ये लोग जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो देखा गया कि भाई कोई साइंटिस्ट है ऐसा जो हम लोग आज माथा पका रहे हैं, आज की 35 साल पहले कोई ये काम करके चला गया। लेकिन अफसोस इनके कॉन्सेप्ट की किसी का ध्यान नहीं दिया। तो क्वेश्चन आता है भाई मेंडल का जो वर्क था वो अनरिकॉग्नाइज्ड क्यों रहा, हम लोग बात करेंगे इससे। ठीक है, और जो इनका एक्सपेरिमेंटल प्लान था, एक्सपेरिमेंटल प्लान, वो क्या था, पी प्लान। और कौन सा पी प्लान, गार्डन पी प्लान। गार्डन का नेम पता ही होगा, पायसम सेटाई होगा, पायसम सेटाई। एक बात और, पूरे बायो में मेंडल ही एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि सबसे पहले बायो में मैथमेटिकल टूल्स का यूज किए। आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज्ड द मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी। ये इकलौते ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि सबसे पहले बायो में, इसके पहले मैथ नहीं यूज होता, तो सबसे पहले मैथ का कॉन्सेप्ट बायो में कौन लाया, मेंडल लाया। ठीक है, तो ये तो हुआ, चलो ठीक है, मेंडल का एक्सपेरिमेंट, थोड़ा बहुत हम लोग मेंडल के बारे में जाना। और इन्होंने जो पी प्लांट लिया, उसने पी प्लांट के लिए 7 कैरेक्टर यूज किए थे, 7 कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट, 7 कैरेक्टर ऑफ
पी प्लांट 7 कैरेक्टर यूज किए और ये 7 कैरेक्टर कितना टोटल 14 ट्रेड्स 7 कैरेक्टर 14 ट्रेड्स ध्यान देना कैरेक्टर और ट्रेड्स दोनों अलग अलग चीज हैं। अब ऐसे समझो कैरेक्टर अगर कोई एक कॉइन है कोई एक सिक्का है उस सिक्के के दो पहलू होते हैं ना एक हेड होता है एक टेल होता है एक हेड होता है और एक टेल होता है। उसी तरीके से जो 7 कैरेक्टर थे उसके दो ट्रेड थे यानी कि जो होगा कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर के क्या होते हैं दो ट्रेड होते हैं ट्रेड 1 और ट्रेड 2। आगे हम लोग इस पे बात करें एक डोमिनेंट ट्रेड होता है एक रिसेसिव ट्रेड होता है ठीक है। अभी जब लोग टर्मिनोलॉजी देखेंगे तो वहां पे देखेंगे तो कैरेक्टर को हम लोग मान ले रहे हैं ये कॉइन है ये क्या है एक हेड है और ये क्या है टेल है। इतनी बात आई समझ में मेंडल के बारे में याद रखना है इनका सन अभी बर्थडे आने वाला है इनका है ना 10 दिन में आ जाएगा कमाई है। तो 22 जुलाई 1822 को हुआ एक्सपेरिमेंट था 1856 से 1863 तक किया 7 साल पब्लिश हुआ 1865 में डेथ हुई 1884 दी एक्सपेरिमेंट हुआ 1900 में साइंटिस्ट 3 लोग थे कार्ल कोहेंस ह्यूगो एंड शेरमैन। फिर इसके बाद इनका जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट था वो था पाइसन सेटाइवम यानी कि गार्डन पी और फिर इसके बाद ये ऐसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि बायो में मैथमेटिक्स यूज किया और कितने पेज इन्होंने पी प्लांट का यूज किया 7 कैरेक्टर यानी कि 14 ट्रेड्स ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए और इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ठीक है। थैंक यू।